आपके लिए आपका सीधा मुकाबला किस? मैं इलेक्शन को किसी कंपटीशन या मुकाबले की तरह नहीं देखती हूँ, मैं इसे एक मौके की तरह देखती हूँ। कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, ये सारे बाहरी कैंडिडेट्स हैं। मैं वाहिद एक ऐसी कैंडिडेट हूँ ओखला से, जो ओखला की सरजमी पे पैदा हुई। तो बतौर पार्षद, बतौर काउंसलर आपने कौन से ऐसे काम किए हैं जिसकी बुनियाद पर या जिसको बताकर जनता साहब फिर से वोट मांग सके? हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा था अबुल फजल में, एक अलशिफा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसके सामने एक ओपन गार्बेज डंपिंग साइट बनी हुई थी। 10-12 सालों से वो एक बड़ा नासूर था इलाके, जहाँ स्नैचिंग के और चोरी के बड़े केसेस होते थे, और वहाँ बड़ी डिमांड थी। ये इलेक्शन में बहुत बड़ी तादाद में लोगों का ये कहना था कि अगर आप जीतते हैं तो आप प्लीज उसका कुछ करिएगा। तो हमने 2 हाईमास लाइट्स वहां लगाई। एक हमने हाईमास लाइट शाहीन बाग कब्रिस्तान के अंदर लगाई। एक ये भी बड़ा इशू था कि कब्रिस्तान में अगर मगरिब बाद तदफीन होनी होती थी तो बड़ा अंधेरा रहता था, परेशानी रहती थी। हम तो इनफैक्ट वो काम भी कर रहे हैं जो एमएलए के अंडर आते हैं, सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं। आप भी जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट में आप शुमार होते हैं। आपका परिवार है, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं पुराना बीजेपी और आरएसएस से रहा है और आज भी है, इसको आप किस तरह से सफाई देंगे? देखिए, ये तो ऑपोजिशन की बातें हैं, ऑपोजिशन का तो काम ही है इल्जाम लगाना। मेरे वालिद साहब ने अपनी पूरी जिंदगी ओखला की एक तरह से खून पसीने से सींच दिया ओखला को। साल से 10 साल से सिटिंग एमएलए अपनी काम की बुनियाद पे वोट नहीं मांग पा रहे हैं। आज भी आप लोगों के बीच जा जाके ये कह रहे हैं कि वोट किसी को मत देना वरना बीजेपी जीत जाएगी, मुझे ही देना। आप कह रही है मैं ये कर दूंगी वो कर दूं, इसका मतलब आप मानती हैं कि जब आपके पिताजी विधायक थे 10 साल उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, बिल्कुल किया। ये पिछले 10 सालों में बुरा हशर हुआ है ओखला का। अच्छा, जिस तरीके से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ गुटबाजी है, कुछ लोग आपकी मुखालफत कर। 10 साल में एक भी हॉस्पिटल नहीं खोला ओखला में, एक भी स्कूल नहीं खोला अपने ओखला में। पुलिस पे हमें सख्ती करनी है। ये भी है कि एक यतीम बच्चियों के लिए या गरीब बच्चियों के लिए यहाँ पे बारात घर खोला जाए। जो विधायक जी रोना रोते हैं कि मुझे बीजेपी काम नहीं करने दे रही, मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, हम ये एक्सक्यूजेस नहीं देते, हम अपनी जान लगा देते हैं। के लिए भी ये मैसेज देती हूँ कि अगर आपके बस की नहीं है बीजेपी से लड़ना और एलजी से लड़के काम निकलवाना, तो आप छोड़िए, ये सब क्यों पड़े हैं इसमें, हम लड़ लेंगे बीजेपी से। आप नरेश यादव जैसे आदमी को टिकट देते हैं जिसने कुरान की बेहुरमती करी, उसको कोर्ट ने गिल्टी दिया। आपका संबल पे मुंह नहीं खुला, आपका बहराइच पे मुंह नहीं खुला। बीजेपी के तो आदमी आप हैं। उस टाइम पे लोगों ने मुझे अपने खून में तोला था, और फिर हमने वो जो ब्लड है वो गुजरात भेजा था राइट विक्टिम्स के लिए। बहुत स्वागत है आप सभी का नदीम की बात में, और मैं नदीम अहमद शेख। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार अरीबा खान। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपके एक तरफ 2 बार के विधायक अमानतुल्लाह खान है और दूसरी तरफ AIMIM के कैंडिडेट शफाउर रहमान। तो आप कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं और आपके लिए आपका सीधा मुकाबला किससे है? देखिए, मैं इलेक्शन को किसी कंपटीशन या मुकाबले की तरह नहीं देखती हूँ, मैं इसे एक मौके की तरह देखती हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया है और मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया दोबारा से। 2 साल के वक्फे में उन्होंने दोबारा मुझ पर भरोसा जताया इतने कम टाइम में। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये मौका अल्लाह और की तरफ से मिल रहा है कि मैं अपने इलाके की नुमाइंदगी करूँ और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे करूँ। अभी मैं सिटिंग काउंसलर हूँ, कहीं ना कहीं एक मौका फिर से दिया गया कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि एमएलए का दायरा बहुत बड़ा होता है काउंसलर के मुकाबले। और जो मेरा वार्ड है, वार्ड 188 अबुल फजल एन्क्लेव, वो 99% अनऑथराइज्ड वार्ड है। अनऑथराइज्ड वार्ड में एमसीडी की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, वो बेसिक सैनिटेशन का काम भी ना के बराबर करते हैं। तो हमें बहुत हुज्जतें होती हैं काम कराने में, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं, हम हाथ छोड़ के नहीं बैठते। और देखिए, ये जितने कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, ये सारे बाहरी कैंडिडेट्स हैं। मैं वाहिद एक ऐसी कैंडिडेट हूँ ओखला से, जो ओखला की सरजमी पे पैदा हुई है। मैंने इन्हीं गलियों में, इन्हीं मोहल्लों में अपना बचपन गुजारा। मैंने वो खुशहाल ओखला भी देखा और 10 साल से मैं वो बदहाल ओखला भी देख रहा हूं। पार्षद हैं, तो बतौर पार्षद, बतौर काउंसलर आपने कौन से ऐसे काम किए हैं जिसकी बुनियाद पर या जिसको बताकर जनता साहब फिर से वोट मांग सकती हैं? देखिए, हमारा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये पूरा वार्ड 99.9% अनऑथराइज्ड है। अनऑथराइज्ड में बहुत चैलेंजेस और लिमिटेशंस होते हैं काम करने के। एमसीडी काम नहीं करती है उस हिसाब से जो वो ऑथराइज्ड में करती है। इसी वजह से क्योंकि हमें ये बातें मालूम थी, तो जब हमारा इलेक्शन हुआ था तो हमने कोई बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करे थे, जैसे कि फर्जी वादे आजकल एक ट्रेंड बन गया है करने का, कि पहले वादा तो कर दो, एक बार जीत जाए फिर उन वादों को भूल जाए।
और हमने वही वादे किए थे जो हमें उम्मीद थी कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा था अबुल फजल में, एक अलशिफा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसके सामने एक ओपन गार्बेज डंपिंग साइट बनी हुई थी। 10-12 सालों से वो एक बड़ा नासूर था इलाके में, एक ब्लैक स्पॉट था यहाँ के लिए, और हमने वादा किया था कि हम उस पर काम करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी 1 साल के, जैसे ही हमारा 1 साल काउंसलरशिप का पूरा हुआ, हमने अपने वादे पे हम खरे उतरे, हमने उसको मुकम्मल से तरीके से ख़त्म किया पूरा। और वहाँ पे मतलब जो एक अनहाइजीनिक और जो परेशानी थी हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने, हमने उसको पूरी तरह से, हमने वादा जो किया था उसे निभाया। दूसरा, हमारे यहाँ नई बस्ती में एक ये पैच था जहाँ पे एक डार्क एरिया रहता था, जहाँ स्नैचिंग के और चोरी के बड़े केसेस होते थे, और वहाँ बड़ी डिमांड थी। ये इलेक्शन में बहुत बड़ी तादाद में लोगों का ये कहना था कि अगर आप जीतते हैं तो आप प्लीज उसका कुछ करिएगा। तो हमने 2 हाइमास लाइट्स वहाँ लगाई बड़ी, जिससे अब वहाँ का वो जो डार्क पैच था वो अब ठीक हो गया है, वहाँ रोशनी रहती है। एक हमने हाइमास लाइट शाहीन बाग कब्रिस्तान के अंदर लगाई। एक ये भी बड़ा इशू था कि कब्रिस्तान में अगर मगरिब बाद तदफीन होनी होती थी तो बड़ा अंधेरा रहता था, परेशानी रहती थी। हमने इंक्रोचमेंट के ऊपर काम किया, जो एक यहाँ बड़ा मुद्दा था इंक्रोचमेंट का। एक 40 फुटा रोड है जहाँ पर इंक्रोचमेंट, हैवी इंक्रोचमेंट रहता था, उस पर भी हमने काम किया। इस तरीके के हमने जो कुछ वादे करे थे लोगों से कि हम करेंगे उस पर काम, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 नंबर के कूड़ेदान पे भी हमारा काम शुरू हो गया है, जो हमने वादा किया था कि उस पर कॉम्पैक्टर लगाएंगे। तो देखिए, जितना कैपेसिटी है अनऑथराइज्ड एरिया में करने की, उससे ज्यादा ही हम कोशिश करते हैं कि हम काम करें, लेकिन क्योंकि एमसीडी का दायरा बहुत छोटा है तो हम कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं। हम तो इनफैक्ट वो काम भी कर रहे हैं जो एमएलए के अंडर आते हैं। हम अपनी जेब से 2 साल से अपनी जेब से पैसा देके सीवर की सफाई करा रहे हैं, क्योंकि सरकारी लेबर तो विधायक जी के पास है, क्योंकि ये काम उनके अंडर आता है। तो हम तो वो काम भी कर रहे हैं जो एमएलए को कराने चाहिए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। लेकिन विधायक जी ने कई जगह सीवर के बारे में ये कहा कि ये तो काउंसलर का काम है। ये बात वो ऑन रिकॉर्ड मीडिया में एक बार कह दें तो मैं ये बात मान लूंगी कि ये काम काउंसलर के अंडर आता है। वो ये बातें सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं। आप भी जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट में आप शुमार होते हैं। ये बात तो सब जानते हैं कि जो जल बोर्ड, दिल्ली सरकार का जो जल बोर्ड डिपार्टमेंट है, सीवर को डालना और उसकी सफाई दोनों का काम, या पानी की लाइंस, ये सब जल बोर्ड के अंडर आती है। सीवर को डालने का काम प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट करता है जल बोर्ड का, और सीवर को सफाई का काम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट करता है जल बोर्ड का। और अगर ये काम उनके अंडर नहीं आता है तो अब इलेक्शन से 1 महीना पहले दिल्ली जल बोर्ड की सीवेज की सफाई की गाड़ियां कैसे दिखने लगी पूरे इलाके में, केजरीवाल की फोटो के साथ। अगर वो काम काउंसलर के अंडर आता है तो उस पे तो एमसीडी लिखा होना चाहिए, उस पे दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार और केजरीवाल का फोटो लगा है, और वो गाड़ियां कैसे अब दिखाई दे रही हैं सफाई करने के लिए, क्योंकि अब तो इलेक्शन है, अब तो सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा, कई बार ये होता है कि फला जीत जाएगा इसलिए फला को वोट दो, और दिल्ली में कांग्रेस इस बात की शिकार होती है जी। इस बात को लोगों तक आप कैसे पहुंचाएंगे कि किसी से डर की वजह से आप दूसरे को वोट मत दो, बल्कि काम के लिए काम देकर वोट दो। नदीम साहब, मैं जब मेरा टिकट हुआ उसी दिन, मतलब अराउंड 8:45 के करीब मेरी लिस्ट आई थी, और जो मैंने पहला अपना इंटरव्यू दिया, मैंने उसी में ये बात बहुत जाहिर करके कही कि देखिए, मेरा ईमान और मेरी तरबियत मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं अपने भाइयों और बहनों को डरा के वोट लूं कि देखो बीजेपी को वो मुझे वोट दो वरना बीजेपी जीत जाएगी। ये मेरे लिए तौहीन की बात है कि मेरे जो अपने लोग हैं, मैं उन जिनके बीच पली बड़ी हूँ, और मैं सिर्फ अपनी एक सेल्फिशनेस कहूँ या जो भी कहूँ, अपने पर्सनल एजेंडा या गेन के लिए मैं उनको डराऊं और डर की बुनियाद पे वोट मांगू। मेरा मानना ये है कि ये ओखला की आवाम बहुत यहाँ पढ़ा लिखा तबका रहता है, समझदार, और आप पैटर्न देखिए अगर ओखला की हिस्ट्री का, आप इलेक्शंस की, तो यहाँ एक तरफा वोटिंग होती है जी। और मेरा ये मानना है कि मैं अपने भाई बहनों से वोट अपनी कैपेबिलिटीज की बुनियाद पे मांगू, अपनी काबिलियत की बुनियाद पे मांगू, एक तरफा ही मांगू। मैं यही मांगूंगी कि आप एक तरफा अपनी ताकत दिखाइए, लेकिन डर की बुनियाद पे नहीं, किसी कैंडिडेट की काबिलियत की बुनियाद पर आप वोट। लेकिन आप पे जो सबसे गंभीर आरोप ये लग रहा है कि आपका परिवार, जो आपका परिवार है, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं पुराना बीजेपी और आरएसएस से रहा है और आज भी है। इसको आप किस तरह से सफाई देंगे? देखिए, ये तो ऑपोजिशन की बातें हैं, ऑपोजिशन का तो काम ही है इल्जाम लगाना, और मैं जवाबदेह नहीं हूँ ऑपोजिशन को। हाँ, मैं पब्लिक को जवाबदेह हूँ, और ये बात मैंने पहले भी कई बार में ही फैलाई जा रही है ना। फैला तो ऑपोजिशन रही है ना, काम तो ये ऑपोजिशन कर रही है ना फैलाने का। लेकिन हाँ, मैं ये बात पहले भी जाहिर कर चुकी हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से ये बात जाहिर करूंगी कि हर फैमिली में, मान लीजिए आपके 5 बच्चे हैं तो 5 के 5 डॉक्टर तो नहीं बनेंगे ना,
कोई इंजीनियर बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई शायद जर्नलिस्ट बनेगा, या जो भी अपनी अपनी फील्ड्स में सब निकलेंगे, अपनी अपनी एक अलग उनकी वो होगी। इसी तरीके से एक फैमिली में हर आइडियोलॉजी, हर किस्म की आइडियोलॉजी के लोग होते हैं। और देखिए, मैं कोई एक चार दीवारी में, तो हमारी फैमिली ऐसा नहीं है ना कि एक ही साथ रह रहे हैं जो आप ये बात कह दें। वो अपना, उनका अलग एक पॉलिटिकल करियर रहा है, हमारा अपना अलग पॉलिटिकल करियर रहा है। मेरे वालिद साहब ने अपनी पूरी जिंदगी ओखला की एक तरह से खून पसीने से सींच दिया ओखला को, और पूरी जिंदगी यही निकाल दी उन्होंने। और कहीं ना कहीं मैं भी हमेशा से मैंने भी यही देखा उनको खिदमत करते हुए, लोगों की, उनके लिए जेल जाते हुए, लोगों के हुकूकों की लड़ाई लड़ते हुए अनगिनत बार वो जेल गए। हमारी फैमिली लाइफ भी कुछ खास पर्सनल लाइफ इस तरह की नहीं रही, क्योंकि हम तो हमेशा आवाम के बीच ही रहे। और वही चीज कहीं ना कहीं देखिए मैंने उनसे सीखी, वो तरबियत मैंने ली उनसे, और आज मैं उन्हीं की राह पर चल रही हूँ कि जिस तरह उन्होंने खिदमत करी, कोशिश ये है कि उनसे ज्यादा खिदमत करूँ। तो देखिए, ये जो इस तरह की जो बातें हैं कि हमारी फैमिली का क्या बैकग्राउंड क्या नहीं है, तो मैं इन्हें बहुत बेबुनियाद बातें मानती हूँ। असल में मसला क्या है कि जब आपको कैंडिडेट का, अब जैसे विधायक साहब हैं, वो सिटिंग एमएलए हैं 10 साल से, 10 साल से सिटिंग एमएलए अपनी काम की बुनियाद पे वोट नहीं मांग पा रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया है ओखला यही का। तो मैं बात कर रही हूँ, अगर आपने विकास किया है तो अपने विकास गिना के वोट मांगिए ना। बीजेपी का डर दिखा के क्यों वोट मांग रहे हैं लोगों के से? आज भी आप लोगों के बीच जा जाके ये कह रहे हैं कि वोट किसी को मत देना वरना बीजेपी जीत जाएगी, मुझे ही देना। आप तो सिटिंग एमएलए हैं ना 10 साल से, तो आप अपने विकास की बुनियाद पे मांगिए ना वोट, गिनाइए आपने क्या काम करा है। असल में काम सिर्फ वो 2 महीने के गिना सकते हैं। मैंने उनको टेम्पररी विधायक का खिताब दिया हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं हम जेल में थे इसलिए काम नहीं कर पाए। 10 साल से जेल में है क्या वो? ये बात तो आपको भी पता होगी। क्या पिछले 10 साल से विधायक जी जेल में हैं? सवाल तो आप पर भी कर रहे हैं कि आप कह रही हैं मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, इसका मतलब आप मानती हैं कि जब आपके पिताजी विधायक थे 10 साल उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, बिल्कुल किया। ये पिछले 10 सालों में बुरा हशर हुआ है ओखला का। आज हमारी कैंपेनिंग थी तो हम गए ओखला गांव, यहाँ पे एक एरिया है ओखला गांव, हम आज उधर से हमने अपनी डोर टू डोर कैंपेनिंग करी। तो वहां के लोगों ने, आप जाइएगा, मेरी बात पे आप शायद यकीन नहीं करेंगे, आप खुद जाके वहां पूछिएगा, उनसे पूछिएगा ये रोड आखिरी बार कब बनी थी, वो आपको बता देंगे आखिरी बार आसिफ मोहम्मद खान ने बनवाई थी ये सड़क। यहाँ अनगिनत सड़कें ऐसी हैं जो लोगों ने खोदने नहीं दी इन्हें, क्योंकि जहां 8 या 9 इंची की रोडी बदरपुर डल के सड़क बननी चाहिए थी, आज सड़कों पे सिर्फ 3-4 इंच डल रही है। उसका आलम यह है कि महीना भर भी सड़क नहीं चल पा रही। मैन होल्स घटिया क्वालिटी के लगाए जा रहे हैं, टूट रहे हैं। सीवरों का स्लोप सही नहीं दिया जा रहा है, पानी भर रहा है। मसला ये नहीं है, 10 साल पहले शीला जी ने 450 करोड़ का टेंडर किया था ओखला विधानसभा के लिए, एलएनटी का, सीवेज सिस्टम का। ओखला की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टेंडर हुआ है वो। आज तक इतना बड़ा टेंडर किसी ने नहीं करा। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे वालिद साहब ने हमेशा ओखला में डेवलपमेंट का काम कराया, लेकिन 10 साल में आप देख रहे हैं बुरा हशर हो चुका है। और 10 साल बहुत लंबा पीरियड होता है काम कराने के लिए, और अगर आप नहीं कराएंगे काम 10 साल में तो फिर त्राही त्राही होगी पूरे इलाके में। अच्छा, जिस तरीके से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ गुटबाजी है, कुछ लोग आपकी मुखालफत कर रहे हैं, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर है तो आप इससे किस तरह से निपटेंगे? नहीं, देखिए हर तरह, देखिए यहाँ से माशाल्लाह ओखला विधानसभा से बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, और बहुत लोगों ने टिकट की भी मांग करी थी, और हक है, सबका राइट है टिकट मांगना। टिकट मांगने पे किसी की वो नहीं है कि एक ही मोनोपोली नहीं है किसी की, सबका राइट है टिकट मांगना। और कहीं ना कहीं देखिए पार्टी की अपनी एक सिस्टम और पॉलिसी होता है जिसके तहत, हमने तो ये बात पहले भी कही थी, मिलना तो एक ही को है, मिलना एक ही को है। हमने ये बात कही थी टिकट से पहले भी कही थी कि हमें मिल जाएगा हम लड़ेंगे, किसी और को मिल जाएगा हम उसे लड़ाएंगे। पिछली बार पिछले इलेक्शन में 2020 वाले में मेरे वालिद साहब का टिकट नहीं मिला था, परवेज साहब को मिला था, और परवेज अंकल को हमने जी जान से लड़ाया भी था। लेकिन जिस पार्टी से आप टिकट लेकर आई हैं, चुनाव लड़ने आई हैं जी, पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी का खाता तक नहीं खुला, तो इस बार क्या उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, देखिए हमारे वालिद साहब उन 8 एमएलएज में थे 2013 में, जिनकी वजह से पहली बार केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर बैठ पाए। अगर उनका समर्थन नहीं होता तो ये सीएम भी नहीं बन पाते। और उसके बाद ठीक है, देखिए एक हवा चली और सब बह गए हवा में लोग, और मेरे हिसाब से वो हवा बहुत अच्छी चली। मुझे बहुत खुशी है कि वो हवा चली, क्योंकि देखिए जब तक आप किसी को मौका नहीं देते हैं तब तक आप उसे परख नहीं पाते हैं। लोगों ने मौका दिया, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि इस बार आपके समर्थन से फिर से केजरीवाल? मैं आपको बता रही हूँ, लोगों ने उन्हें एक बार मौका दिया,
उन्होंने बहानेबाजी कर दी कि अभी एक बार हम नए हैं, हमें सिस्टम समझ नहीं आया, हम काम नहीं करा पाए, हमें एक मौका और दो। लोगों ने दोबारा उन्हें मौका दिया। लेकिन 10 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है काम कराने के लिए, अगर आपका इंटेंशन हो काम कराने का। और अब लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हवा का रुख बदल रहा है, हवा का रुख वापस कांग्रेस पार्टी की तरफ हो रहा है। क्योंकि 10 साल में जिस तरीके से, मैं अगर ओखला की बात करूं आपसे, सिर्फ चाहे सीवेज सिस्टम की मैं बात करूं, सारा सीवेज सिस्टम तरम भरम है। कोई गली मोहल्ला चौराहा नुक्कड़ ऐसी नहीं है जहां सीवेज का पानी ना उबल रहा हो। ये कहते हैं कि हमने दिल्ली में 99% पीने का पानी पहुंचा दिया, आपने 1% ओखला, उस 1% में जहां नहीं पहुंचा उसमें क्यों रखा ओखला को आपने? यहाँ क्यों नहीं आपने पानी पहुंचाया पीने का? ऐसे क्या वजूहात थे कि आपने ओखला को निग्लेक्ट किया? आप कहते हैं हमने शिक्षा और हेल्थ पे काम किया, आपने 10 साल में एक भी हॉस्पिटल नहीं खोला ओखला में, एक भी स्कूल नहीं खोला आपने ओखला में। आप कहते हैं कि फ्री पानी, हाँ सीवेज का पानी आप फ्री में घरों में पहुंचा रहे हैं, गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है। सड़कों का खस्ता हाल है यहाँ पर। देखिए जो भी दावे हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स का ये दावा करते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊं ओखला के मोहल्ला क्लिनिक्स का हशर क्या हो रहा है। और उसके बाद ये बिल ये दे देते हैं कि फलाना लैब से जाके टेस्ट कराओ। जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता वो, क्योंकि इनकी सेटिंग होती है लैब से फिर कमीशनों की। तो देखिए ये जितना करप्शन डीप रूटेड है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर का इतना, ये कहते हैं फ्री बिजली, ओखला में 1 लाख रुपए देनी पड़ती है रिश्वत BSES वाले को, तब बिजली का मीटर लगता है। तो ये हालात तो 10 साल में ही बिगड़े हैं ना। ये तो 10 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी थी या मेरे वालिद साहब विधायक थे तब तो नहीं थे। इसीलिए मैं ये दावे कर रही हूँ कि जो वो वक्त था हम उसे वापस लेकर आएंगे। लेकिन अगर यहाँ की जनता आपको एक बार मौका देती है तो क्या खास आप यहाँ के लिए करने वाली हैं? देखिए विजन्स तो मेरे बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मैं यंग हूँ, एजुकेटेड हूँ। लोग कहते हैं कि यंग लोगों को आगे आना चाहिए, एजुकेटेड लोगों को, क्योंकि उसमें क्या चीज़ होती है कि आपके विजन्स एक अलग पर्सपेक्टिव होता है आपका। लेकिन हाँ देखिए यह है जो प्रायोरिटी काम है वो है जो बेसिक नेसेसिटीज हैं लोगों की। आप सीवर की बात करें, आप पानी, पीने के पानी की, बिजली के मीटर की, सड़कों की, ये बड़े मुद्दे हैं इस वक्त ओखला में। या और एक ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, बहुत बड़ा। और नशाखोरी का तो देखिए इलाज सिर्फ ये है कि पुलिस को सख्ती करनी है, पुलिस पे हमें सख्ती करनी है, क्योंकि पुलिस को सब मालूम है कहाँ नशा बिक रहा है, कौन बेच रहा है, महीना पहुंच रहा है, और पुलिस अपना आराम से थाने में बैठी है अनजान बनी हुई कि नशा कहाँ हो रहा है। जहां समरसेबल होता है वो तो पता चल जाता है बीट वालों को, जहां लेंटर डल रहा है वो तो पता चल जाता है बीट वालों को, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है इन्हें कि नशा कहाँ हो रहा है। तो ये सब मक्कारी है। तो देखिए हमारी ये कोशिश है कि ये बड़े मुद्दों पे काम किया जाए। उसके बाद इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी एक अच्छा सरकारी स्कूल विद साइंस स्ट्रीम। सरकारी स्कूलों में साइंस स्ट्रीम्स का बहुत बुरा हाल है, ज्यादातर स्कूलों में है नहीं, जहाँ है उनका भी बुरा हाल है। एक अच्छा सरकारी अस्पताल यहाँ खोला जाए, एक मैटरनिटी सेंटर यहाँ सरकारी खोला जाए। मेरे विजन में ये भी है कि एक यतीम बच्चियों के लिए या गरीब बच्चियों के लिए यहाँ पे बारात घर खोला जाए। इस तरीके के मेरे बहुत बड़े बड़े विजन्स हैं, लेकिन वो तभी मुकम्मल हो सकते हैं। देखिए आप ओखला को पॉजिटिव से नेगेटिव में ले गए हैं, अब पहले हमें नेगेटिव से 0 पे लेकर आना है, फिर हमें 0 से पॉजिटिव पे लेकर जाना है। तो देखिए मेरी इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम सारे कामों पे बहुत मेहनत से काम करेंगे। ये हमारे साथ थी अरीबा खान, जो कि इस इलाके की पार्षद भी हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया जो जो काम इन्होंने किया उन्होंने बताया। एक बात का तो मैं खुद गवाह हूँ, कई बार मैंने खुद यहाँ पर खबरें बनाई कि यहाँ पे अलशिफा हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ा कूड़ेदान था, जबकि आने जाने की बहुत तकलीफ होती थी, सामने हॉस्पिटल था। कई बार मैंने खुद वहाँ पे खबरें बनाई। जब से ये पार्षद बनी तो सबसे पहला काम इन्होंने यही किया कि वहाँ की जो सफाई करवाई और वहाँ से कूड़ेदान को हटवाने का काम किया। वहाँ से कूड़ेदान हट गया जी, पूरी तरह खत्म हो गया है। तो क्या यहाँ के जो लोग हैं इस बात को मान रहे हैं कि आपने काम किया है पार्षद के तौर पे? बिल्कुल। देखिए शिकायतें तो होती हैं लोगों को। अब मैं ये कह दूं कि मैंने 100% काम किया और 100% अवाम मुझसे खुश है तो ये तो गलत बात होगी। मैं अपनी बढ़ाई बिना वजह नहीं करूंगी। लेकिन हाँ ये है, हम लगातार देखिए जद्दोजहद करते रहते हैं। एटलीस्ट हम ये नहीं करते कि जो विधायक जी रोना रोते हैं कि मुझे बीजेपी काम नहीं करने दे रही, मुझे LG काम नहीं करने दे रहा, हम ये एक्सक्यूजेज नहीं देते। हम अपनी जान लगा देते हैं, जहां लड़ना होता है वहां लड़ते हैं,
जहां प्यार से काम निकलवाना है वहां प्यार से कराते हैं। सदन में भी मजबूती से मैं मुद्दे उठाती हूँ। अब तो खैर सदन ही नहीं चलने देती हैं पार्टियां, बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। और मैं अपना जो सिविक सेंटर है जहां से हमारे सब काम निकलते हैं, या सेंट्रल जोन है हमारा, मैं वहां भी मजबूती से अपने काम निकलवाने की कोशिश करती हूँ। और मैं तो विधायक जी के लिए भी ये मैसेज देती हूँ कि अगर आपके बस की नहीं है बीजेपी से लड़ना और एलजी से लड़के काम निकलवाना, तो आप छोड़िए, ये सब क्यों पड़े हैं इसमें। हम लड़ लेंगे बीजेपी से, हम एलजी से भी लड़के काम निकलवा लेंगे, हम बेचारगी और मजलूमियत नहीं दिखाएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं फिर वही बात, जुमलेबाजी का तो कोई इलाज ही नहीं ना। मोदी जी भी तो कहते हैं कि मोदी जी ने कहा था 15 लाख आ जाएंगे अकाउंट्स में। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि महिला योजना में हम दे देंगे पैसे 2100 रुपए। आपने 3 साल से पंजाब में तो दिए नहीं है औरतों को। तो जुमलेबाजी का तो देखिए कोई इलाज ही नहीं है। उनके ये स्टेटमेंट कि कांग्रेस और बीजेपी लड़के, मैं तो कहती हूँ कि आप बीजेपी की आइडियोलॉजी के आदमी हैं, आप एंटी मुस्लिम बातें करते हैं। आप सीएनआरसी के वक्त कहते हैं पुलिस दे दो, प्रोटेस्ट उखड़वा दूंगा। आप कोविड के वक्त मरकज को टारगेट करते हैं। आपने हर 3-4 दिन बाद आप नेशनल मीडिया पे आंकड़े बताते हैं कि मरकज के इतने आंकड़े, मुसलमानों के इतने कोविड केसेस, नॉन मुस्लिम के इतने कोविड केसेस। आप कोविड जिहाद का टर्म बता देते हैं कि मुसलमान कोविड फैला रहा है। आप दिल्ली के प्रोग्राम में आपसे आपकी जुबान नहीं खुलती। आप नरेश यादव जैसे आदमी को टिकट देते हैं जिसने कुरान की बेहुरमती करी, उसको कोर्ट ने गिल्टी दिया। आपका संबल पे मुंह नहीं खुला, आपका बहराइच पे मुंह नहीं खुला। बीजेपी के तो आदमी आप हैं, आरएसएस की बी टीम तो आप हैं। आप मेरा एक भी स्टेटमेंट बता दो जिससे आप ये बात कह दो कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर लड़ रही है। तो देखिए, कहने से किसी की कोई फर्क नहीं पड़ता, साबित करिए ना अगर ऐसी बात है। आप अपनी जीत को लेकर कितनी पुरुम्मीद? देखिए नदीम साहब, ये तो आवाम इंशाल्लाह 5 तारीख को, बल्कि 5 को तो पोलिंग है, 8 तारीख को इंशाल्लाह इसका फैसला कर देगी। और मुझे बहुत उम्मीद है ओखला की आवाम से, क्योंकि देखिए ये वो आवाम है। जब मैं 2002 में 7-8 साल की थी, मेरे वाले साहब जेल में थे, काउंसलर का इलेक्शन हुआ था उनका, जेल से उन्होंने नॉमिनेशन भरा था, मैंने और मेरी वालदा ने वो इलेक्शन लड़ाया था। और यहाँ की आवाम की मैं मोहब्बत की आपको मिसाल दे दूँ कि उस इलेक्शन के वक्त गुजरात में राइट्स हुए थे, और हमने यूजुअली एक प्रथा होती थी कि नेता को लड्डू, सिक्के, फूलों में तोला जाता था। उस टाइम पे लोगों ने मुझे अपने खून में तोला था, और मुझे तराजू में एक साइड बिठाया गया था और दूसरी साइड पे वो एक बॉक्स में ब्लड के वो रखे गए थे, और अपोलो के हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की टीम आई थी, और मेरा 24 किलो के करीब उस वक्त वेट था, लेकिन 30 तक के पार पहुंच गया था। वो लोग रुक ही नहीं रहे थे, उन्हें रोकना पड़ रहा था जबरदस्ती। और फिर हमने वो जो ब्लड है वो गुजरात भेजा था राइट विक्टिम्स के लिए। तो यहाँ के लोगों की मोहब्बत की कोई मैच नहीं है उसका। और मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि उसी मोहब्बत का एक एग्जाम्पल दोबारा से आपको इस इलेक्शन में देखने को मिलेगा।